हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसके आप नोट्स जरूर बना लें। इसका फ़ायदा आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम रोज की तरह आज का टारगेट भी डिस्कस कर लेते हैं। टारगेट है 200 लाइक का। आप लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रकार अब डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ध्यान से सुनना है। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कौन थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर? विजय रूपाणी। तो विजय रूपाणी ने हाल ही में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, विजय रूपाणी ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है कि समय के साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने पार्टी को आगे रखते हुए ये बात कही है कि जो उनकी पार्टी है उसमें ये परंपरा है कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी भूमिका अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से अब मेरी भूमिका अलग होगी और अब मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। दोस्तों, विजय रूपाणी की बात करें तो 7 अगस्त 2016 को उन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। हुआ क्या था दोस्तों कि जब 2014 में लोकसभा के इलेक्शन हुए तो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो पद रिक्त हो गया और आनंदीबेन पटेल को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन चुनाव के पहले आनंदीबेन पटेल को भी बदल दिया गया और विजय रूपाणी को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तब से वो लगातार चीफ मिनिस्टर थे। दोस्तों, विजय रूपाणी भाजपा शासित राज्यों में इस्तीफा देने वाले 3 महीने के अंदर चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। यानी दोस्तों, जिन जिन राज्यों में भाजपा है ऐसे राज्यों में अभी हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर बदल दिए जा रहे हैं। तो अभी 3 महीने के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। यानी विजय रूपाणी चौथे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है या उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। शुरुआत हुई थी दोस्तों जुलाई से। तो जुलाई में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दिया और यहाँ पर बसवराज बोम्मई को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद जुलाई में उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर इसके बाद तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम चल रहा है वर्तमान की पॉलिटिक्स में। अब जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं, अब वहां पर कुछ नए मुख्यमंत्री के नाम जो हैं वो आ रहे हैं। यानी कि ऐसे कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं। तो पहला नाम आ रहा है वहां के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का। तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में नितिन पटेल ही वहां के मुख्यमंत्री हों। दोस्तों, इसके बाद एक और बहुत ही बड़ा नाम है, वो है CR पाटिल का। तो CR पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो इनका भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में है और सबसे प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात चल रही है कि आने वाले समय में गुजरात के चीफ मिनिस्टर यही हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो दबदबा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास है। और दोस्तों, एक और नाम है पुरुषोत्तम रूपाला का। तो पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं। तो इनका भी नाम चीफ मिनिस्टर की रेस में है। अब आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि इन चारों में से कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा है या फिर कोई नया नाम आगे आ रहा है। दोस्तों, अब हम गुजरात के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को और कैपिटल तो हम सभी लोगों को पता है गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की अहमदाबाद। दोस्तों, गुजरात में जिलों की संख्या 33 है और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और आज की स्थिति में बात करें तो विजय रूपाणी जो हैं वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी गुजरात के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही के घटनाक्रम में इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, पूर्व IPS अधिकारी हैं कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। तो उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें लिखी हैं, लगभग 14 किताबें लिखी हैं। तो उन किताबों के कुछ नाम हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जपजी साहिब एक विचार, गुरुबानी एक विचार और राज करेगा खालसा। तो इस प्रकार की किताबें उन्होंने लिखी हैं। दोस्तों बात आई है अल्पसंख्यक की। तो दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है, तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी। तो याद रखिएगा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, यानी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की। तो यह एक सांविधिक संस्था है, यानी इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था और उस अधिनियम के तहत इस संस्था का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी मामले की जांच करते समय जो आयोग होगा, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होगा, उसे दीवानी अदालत की तरह अधिकार प्राप्त होंगे। यानी जब भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किसी मामले में जांच करेगा तो उसे एक दीवानी अदालत की तरह अधिकार प्राप्त होंगे। दोस्तों इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा 5 अन्य सदस्य होते हैं और इनके लिए एक योग्यता की जरूरत होती है। दोस्तों जो अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं उसकी एक योग्यता ये है कि इन सभी का अल्पसंख्यक होना जरूरी है। दोस्तों इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो यह अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रभावी उपायों की सिफारिश भी करता है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा 13वें ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की गई है? तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स समिट हुआ है और उसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2021 को 13वें ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की है, यानी ब्रिक्स समिट को उन्होंने संबोधित किया है। और दोस्तों इसमें जितने भी जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो वर्चुअली जुड़े हुए थे, यानी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है इस समिट में, तो आपको ध्यान से सुनना है। प्रधानमंत्री ने इसमें कहा है कि जो संसाधन है इन सभी देशों के पास, इन 5 देशों के पास, तो वो सभी लोग इसका साझा इस्तेमाल करें, यानी सभी मिलकर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, यानी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही है। दोस्तों इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है अफगानिस्तान संकट पर। उन्होंने अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी सेना को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान जाने की वजह से एक नया संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो दूसरी बार ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने अध्यक्षता की थी साल 2016 में जब गोवा में ब्रिक्स का समिट हुआ था और अब कर रहे हैं 2021 में। दोस्तों भारत इस बार सम्मेलन का अध्यक्ष या आयोजक है, तो आप याद रखिएगा कि इस बार यानी 2021 का आयोजक देश कौन था? भारत था। और अध्यक्षता किसने की है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो इस समिट में यानी जो 2021 में समिट हुआ है इसमें कौन कौन नेता शामिल थे, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो शामिल ही थे, इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो थे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा शामिल हुए थे। दोस्तों इस बार की थीम क्या थी, तो आप ध्यान से सुनना है। क्या थी थीम? ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसन। तो ये थी 2021 के ब्रिक्स समिट की थीम। दोस्तों ब्रिक्स के बारे में हम थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो इसके सम्मेलन होते हैं वो हर एक साल होते हैं। जैसे अभी 2021 में समिट हुआ है, अब 2022 में समिट होगा। तो ये इसके नामों के अनुसार होता है। जैसे इस बार इंडिया में समिट हुआ है, अगले बार चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राजील में, फिर रसिया में। तो इस प्रकार से इसके जो समिट हैं वो होते हैं, यानी इनका क्रम ऐसे ही होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों ब्रिक्स की, तो जो ब्रिक्स की स्थापना है वो हुई थी 2006 में। कब हुई थी दोस्तों? 2006 में। लेकिन जो इसका पहला समिट हुआ था वो हुआ था 2009 में। और दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह केवल ब्रिक कहलाता था, BRIC, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। लेकिन 2010 में जब ये इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है तो फिर इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। दोस्तों जो ब्रिक्स है उनका एक बैंक भी है जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं।
तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम हुआ है, तो उसको भी समझ लीजिएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपनी विस्तार योजना के तहत संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को सदस्य बनने की अनुमति दी है। यानी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें अब 5 की जगह 8 सदस्य हो गए हैं। 5 सदस्य कौन कौन से? पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश तो शामिल ही थे, लेकिन अब 3 और देश शामिल हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, तो आप इसको जरूर समझ लीजिएगा। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो यह ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में और जिसका हेडक्वार्टर है वो है संघाई, चीन में। दोस्तों इसका जो कार्य है यानी न्यू डेवलपमेंट का बैंक का जो कार्य है वो है संबंधित देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे। दोस्तों एक बार और ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं इसे? नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 2021 कब मनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है 11 सितंबर को। कब मनाया गया है दोस्तों? 11 सितंबर को। तो अब ये क्यों मनाया जाता है इसको हम जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के दूर दराज के कोनों में प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण बलिदान कर दिए। तो ऐसे लोगों को याद करने के लिए हम 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाते हैं। दोस्तों देश की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण में देश के विभिन्न भागों में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को इस दिन सम्मानित किया जाता है। यानी जिन वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वनों की रक्षा या प्रकृति की रक्षा के लिए जो अपना बलिदान दिया है उन्हें भी उसके लिए सम्मानित किया जाता है। दोस्तों आपने चिपको आंदोलन जैसे नाम तो सुने हुए हो, तो ये सभी जो आंदोलन है ये वनों की रक्षा या प्रकृति की रक्षा से जुड़े हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से सुनना है आपको। अगला प्रश्न है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों जेसी मुर्मू, जो जेसी मुर्मू हैं वो एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और दोस्तों इनकी जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होगी वो 2024 में होगी और 2024 से लेकर 2027 तक वो 3 सालों के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों जो एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है उसे हम क्या बोलते हैं? एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। तो इनके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं जीसी मुर्मू, और जीसी मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG भी हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आज के जीके डोज की बात कर लेते हैं जिसमें हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको ध्यान से सुनना है, किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? तो दोस्तों अगर कोई भी वित्त विधेयक होता है तो उसको राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, उसको उन्हें उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो अमूमन 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे आगे बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। तो दोस्तों जो लोकसभा है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से अधिक करने का जो अधिकार है वो केवल संसद को है, लेकिन ये कब किया जा सकता है? जब राष्ट्रीय संकट हो। अगला प्रश्न है, 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों भारत की जो 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस दिन संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ये थे कुछ जीके डोज के क्वेश्चन जिसमें हमने जीके के प्रश्नों को डिस्कस किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ये जो प्रश्न होंगे इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी ये रिवीजन वाले प्रश्न हैं।
तो पहला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के CAG कौन है, यानी लेखा एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है उनका नाम कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, अगला ब्रिक्स समिट कहाँ होगा, और चौथा प्रश्न है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों चलने से पहले आपको बता दें कि आप खबरी ऐप पर स्टडीकर को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, और उनके माध्यम से अगर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।